इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा 5 दिनों तक 5 देशों में छाया हुआ था हमारा भारत। विदेश में बड़ी कंपनियों के साथ निवेश और व्यापार को बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा के विकास पर दिया जोर। कहा जल निकायों की स्थिति सुधारने को लेकर भी किया जाएगा काम। दिल्ली में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार को हो चुकी बिल्कुल असंवेदनशील। सरकार को छोटे व्यापारियों की स्थिति से नहीं पड़ता कोई फर्क। दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा 22 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य परीक्षा पर था निर्भर। अकोला के सिटी अस्पताल में अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग। अस्पताल में भर्ती मरीजों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान 5 दिनों तक 5 देशों में भारत छाया हुआ था। मूल भारत के लोगों ने इन देशों में उसका सम्मान किया। एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत विश्व पटल पर बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। विश्व भारत को सम्मान के साथ देखता है। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को आदर सम्मान के साथ देखता है। साथ ही कहा कि 50 से अधिक बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत हुई और भारत ने उनके साथ निवेश और व्यापार बढ़ाने की चर्चा की। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही संपन्न की है। 5 देशों में 5 दिन में जिस प्रकार से भारत छाया हुआ था, जिस प्रकार से 5 देश में गर्मजोशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, अलग अलग कार्यक्रम हुए, मूल भारत के लोगों ने उनका सम्मान किया। 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भारत को मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 देशों ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने सम्मानित किया। एक प्रकार से 5 देश 5 दिन, लेकिन एक स्पष्ट संदेश, भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है। विश्व भारत को सम्मान और विश्वास के साथ देखता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भारत ने तो स्वीकार किया ही है। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आदर सम्मान के साथ, विश्वास के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ देखता है, सम्मान करता है। मित्रों, ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेज पर नहीं थी। इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम एक प्रकार से
भारत की आगे की विकास की रणनीति हो, भारत के आर्थिक यात्रा हो, भारत के आगे आने वाले दिनों में क्षमताएं बढ़ाने की बात हो, आत्मनिर्भरता मजबूत करना हो, जनजीवन में लोगों को सुविधाजनक वस्तुएं उपलब्ध हो, हर प्रकार से इस यात्रा में कुछ न कुछ लाभ भारत के हर वर्ग के लिए लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। आपको जानकारी होगी कि 50 से अधिक बड़ी बड़ी कंपनियों के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फॉर्च्यून 500 कंपनियों के जो सीईओज हैं, जो चलाते हैं उनके साथ बातचीत हुई, उनके साथ आगे भारत में निवेश, व्यापार और संबंधों बढ़ाने की चर्चाएं हुई। अगर हम सिर्फ ये जिन सीईओज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, सिर्फ उन्हीं का अगर वैल्यू देखें तो वो $3 ट्रिलियन से ज्यादा इनकी वैल्यू बनती है। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी चीजों पर हमारा संस्थान अच्छा काम कर रहा है, आने वाले समय में इससे अच्छे परिणाम आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को FAO ने एग्रीकोला मेडल प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। यह मेडल उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका सम्मान नहीं है, बल्कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। ने इसको श्री अन्न के लिए एक वैश्विक संस्थान बनाने का फैसला किया है और उसी के अनुरूप या इंफ्रा का विकास, रिसर्च और रिसर्च कैसे किसानों तक पहुंचे, किसानों का प्रशिक्षण, श्री अन्न कैसे बढ़े और उसके जितने भी पहलू है, प्रोसेसिंग से लगा के बीज से लेके बाजार तक, सब पर हमारा ये संस्थान बढ़िया काम कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह की एक्टिविटीज है इनकी, आने वाले समय में इससे और बेहतर परिणाम आएंगे। लेकिन आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा। हम नहीं कहते, जमाना कह रहा है। अभी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को FAO, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का फूड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वैश्विक संगठन है, उसने सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और ये इसलिए दिया है कि फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, न केवल भारत की बल्कि दुनिया की इस मामले में चिंता की है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, गरीबी दूर हो और उसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारे कृषि उत्पादों की, उसके लिए जो काम किया है, गरीबी दूर करने के लिए जो काम किया है, अलग अलग जो हमारे रिसर्च और शोध को बढ़ा के एक तरह से पूरी दुनिया में कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, इस दृष्टि से उन्होंने जो प्रयास किए हैं उसको पूरी दुनिया आज सराह रही है। भूखमरी समाप्त करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ काम किया है उनको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका सम्मान नहीं है, यह सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है, हमारे किसानों का सम्मान है, हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान है। लेकिन उनका नेतृत्व इतना उत्कृष्ट है कि वो हमको उस दिशा में प्रेरित करते हैं। श्री अन्न का ही उदाहरण देख लें तो इसके पहले किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन ये तो सुपर फूड है श्री अन्न, और केवल देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए वो बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और उनके नेतृत्व में दुनिया से भुखमरी मिटे और भारत केवल भारत के लिए नहीं है, भारत दुनिया का फूड बास्केट बने
इसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब विकास की रफ्तार तेज हो चुकी है। जहां बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी अब प्रदेश के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जहां वहीं सीएम ने टीएमसी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हावड़ा कॉरपोरेशन और बाली में 1 दशक से ज्यादा समय से निगम चुनाव न होने की वजह से सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थी। सीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य हावड़ा का और विकास करना है, साथ ही हमने यहां अवैध इमारतों के संबंध में जल निकायों की स्थिति में सुधार करने और विपक्ष की तरफ से किए गए कदाचारों की जांच करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का भी आदेश दिया है। राज्यের অতি প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর হাওড়া শহরে নাগরিক পরিষেবা এবং উন্নয়ন নিয়ে একটি মিটিং করলাম। মূলত 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে হাওড়া কর্পোরেশন ইনক্লুডিং বালি তার নির্বাচন না হওয়ার ফলে এখানে জনগণের নিত্যদিনের যে পরিষেবা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছিল। তার সাথে সাথে বিদায়ী সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তাদের কাছে রেল ছিল শত্রু এবং হাওড়া সিটি রেলকে বাদ দিয়ে রেলের যে সিস্টেম আছে, রেলের যে আধিকারিকরা রয়েছে, রেলওয়ে অর্গানাইজেশন রয়েছে, তাকে বাদ দেওয়া হয় না। আমরা এখানে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট এলাকার 4 জন এমএলএ সহ আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনক্লুডিং এইচএমসি এবং বালি মিউনিসিপ্যালিটি, কেএমডিএ, হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, এইচআইটি, ডিজিপির নেতৃত্বে সিপি সহ পুলিশ আধিকারিকরা এবং আমাদের জিএম 2 জন ছিলেন, ইস্টার্ন এবং সাউথ ইস্টার্ন, ডিআরএম ছিলেন, রেলওয়ে অথরিটি। আমরা ফুল কোঅর্ডিনেশন মিটিং করলাম। কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি 1 পরিশ্রুত পর্যাপ্ত পানীয় জল, 2 ক্লিনিং, 3 নিকাশি ব্যবস্থা, 4 অন্যান্য নাগরিক পরিষেবাগুলোকে ইনক্লুডিং পার্ক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে পৌরসভা পরিচালিত এডুকেশন ইনস্টিটিউশন থেকে শুরু করে সেগুলোকে ঠিকঠাক করে করা। একটা কোঅর্ডিনেশন কমিটি হয়েছে, তাকে কোঅর্ডিনেট করবেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আর তাকে মনিটরিং করবেন রাজ্যের মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্সের সেক্রেটারি মিস্টার খলিলাল। আমরা রেলের পার্টে কি কি কাজ, আমাদের পার্টি কি কি কাজ, এর একটা লিস্ট আমরা করব। জেনারেল ম্যানেজাররা তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং সেলকে নিয়ে এসেছিলেন, তাকেও যুক্ত করে দিয়েছেন। হাওড়া শহরের প্রাথমিক চাহিদাগুলো পূরণ করে লং টার্মে হাওড়াকে আরো বিকশিত নগরী তৈরি করা এবং ডিলিমিটেশন, ওয়ার্ড ডিলিমিটেশনের কাজ কমপ্লিট করে যত দ্রুত সম্ভব এই বছরের মধ্যে নির্বাচিত কর্পোরেশন বা পৌরসভার হাতে দায়িত্বভার হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আমরা আজকের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মাননীয় 4 জন বিধায়ক তারা কর্পোরেশনকে, পুলিশকে, জিএমকে পরামর্শ দেবেন আর সেই পরামর্শ অনুযায়ী তারা কাজ করবে। আমরা আর্জেন্ট ওয়ার্ক 3 মাসের পরিকল্পনা এবং যতক্ষণ না নির্বাচন হচ্ছে কর্পোরেশনের তার পরিকল্পনা, রেলের সঙ্গে সমন্বয় এবং বিগত দিনে অবৈধ যে সমস্ত বিল্ডিং এখানে তৈরি হয়েছে তার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং অনুসন্ধানকারী টিম তৈরি করে যতগুলো জলাশয় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তার বিকল্প জলাশয় তৈরি করার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত নীতি বিরোধী দুর্নীতি সম্পর্কিত যে সমস্ত কাজ করেছেন কিছু বিল্ডার্সরা, সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করে তদন্ত করার ব্যবস্থা করেছি। রাজনৈতিক হিংসা এবং অন্যান্য
আইন শৃঙ্খলা জনিত যা যা ঘটনা বিগত কয়েক বছরে ঘটেছে, ইনক্লুডিং মহিলাদের উপর অত্যাচার, পুলিশকে পরিষ্কার বলা হয়েছে নতুন করে এফআইআর করতে, এফআইআর নিতে, অ্যাকশন নিতে। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर पूर्व केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 13 सालों से दिल्ली में लाखों गरीबों को नए राशन कार्ड प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। वे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे, अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगाते रहे, लेकिन उनके राशन कार्ड कभी नहीं बने। वहीं हालांकि पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर पेश करती है, क्योंकि अब नए राशन कार्ड जारी किए जा सकते हैं। जहां पिछले 13 साल से दिल्ली की जनता, लाखों गरीब लोग जिनको नए राशन कार्ड बनाने का मौका कभी नहीं मिला, वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, वो अधिकारियों के और नेताओं के हाथ जोड़ते रहे, पर उनके राशन कार्ड नहीं बन पाए। परंतु वर्तमान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो विज़न आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है अंत्योदय, उसी पथ पे चलते हुए आते ही सबसे पहले जो काम किया वो ये काम किया कि इन सारी राशन की व्यवस्थाओं की पूरी तरीके से व्यापक ऑडिट किया। और उस ऑडिट करने में हमने जो पाया कि लगभग 1,44,000 लोग ऐसे थे जो कि इनकम क्राइटेरिया के ऊपर थे, और 35,800 लोग ऐसे थे जो कि राशन उन्होंने 1 साल से लिया ही नहीं था, यानी कि उनको राशन की ज़रूरत ही नहीं थी, वो राशन लेते ही नहीं थे, पर उनके नाम के राशन कार्ड लगातार चलते जा रहे थे। उसी तरीके से 29,580 केसेस ऐसे थे जिनकी डेथ हुई थी और उनका भी नाम राशन में चढ़ा हुआ था, और ऐसे ही 23,394 बेनिफिशरीज ऐसे थे जो कि डुप्लीकेट थे। अलग अलग जगहों से, 2 जगह से वो लोग राशन ले रहे थे। इन सब को जब हमने हटाया तो हमारे पास में ऐसी अपात्र और फर्जी लाभार्थियों की पूरी एक सूची बनी, जिसकी संख्या है 7,71,384। और ये अपात्र लाभार्थी हटने से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, वो अब दिल्ली के लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है जब नए राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं। और ये 7,72,000 के लगभग ये जो बेनिफिशियरी और बन सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिल्कुल असंवेदनशील हो गई है। इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि छोटे व्यवसायियों की क्या स्थिति है। धर्म के नाम पर इनकी गाड़ी चल रही है। किसी भी मुद्दे पर सरकार संवेदनशील नहीं दिखती है। ये आप पहली चीज तो चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, बिल्कुल असंवेदनशील हो गई है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि छोटे व्यवसाय के लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यापारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनका यह है कि ये बर्बाद भी होते हैं तो होते रहें, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। इनका वोट विकास से नहीं आता है, इनका वोट लोगों के साथ खड़े होकर नहीं आता है। धर्म के नाम पर इनकी गाड़ी चल रही है। तो आप देखिएगा, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे ये छोटे टैक्सी और इनके व्यवसाय करने वालों की बात हो, किसी भी मुद्दे पर सरकार जो है इनके प्रति संवेदनशील नहीं दिखती। देखिए, आप अगर डीजल का रेट बढ़ाते हैं या आप सीएनजी का रेट बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक होता है, पहला कदम ये भी होता है कि क्या इनके ऊपर जितने भी व्यापार आधारित हैं और जिनका रेट सरकार कंट्रोल कर रही है उसमें भी हम हस्तक्षेप करें। ये तो होता है भाई, ढाबे वाला तो अपनी दाल का रेट बढ़ा देगा, ऑटो वाला तो सरकारी नियम से चलता है ना। तो पहले भी आपको याद होगा, जब भी पेट्रोल के रेट बढ़ते थे या सीएनजी के रेट बढ़ते थे तो दिल्ली सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से आता था कि ठीक है, इतने यूनिट हम बढ़ जाएंगे। मुझे अभी भी याद है कि अगर उसमें हमको 4 रुपया 70 पैसे दिखता था तो एक हमको वो चार्ट दिखा देता था कि नहीं साहब 4.70 का आज 8 रुपया 60 पैसे हो गया है। तो ये बढ़ता रहता था और उसके बाद सामान्य अपना टैक्सी वाले, ऑटो वाले अपनी अपनी बिजनेस करते थे। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? और ये आज से नहीं है, ये 15 दिन से पता है क्या हालत आ रही है। खुद प्रधानमंत्री बार बार जाके जगह जगह कह रहे हैं कि भैया हमसे तो नहीं बन रही है, अब तुम ही संभालो देश।
तुम ही जो करना त्याग तुम करना, सरकार कोई त्याग नहीं करेगी। मैं तो हवाई जहाजों में घूमता रहूंगा, तुम गाड़ी में मत घूमो, वो तो पहले ही बोल चुके हैं। तो उसी का आप यहाँ लक्षण देखिए ना साहब। टैक्सियों का हाल ले लीजिए, ऑटो का हाल ले लीजिए, मजदूरों का ले लीजिए, किसानों का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, आज कोई ऐसा वर्ग है जो खुश है। दिल्ली में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि 22 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य उस पर निर्भर करता है। क्या कारण है जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? इन सब बातों पर संज्ञान लेकर चर्चा करके हम सर्वसम्मति से अपना मत देंगे। मुझे इस बात का दुख है कि जो सिफारिश हमने संसदीय स्थायी समिति की ओर से रखी थी, जो अपेक्षा थी कि एनटीए और उच्च शिक्षा मंत्रालय इन बातों को संज्ञान में लेगा, वह नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि जब 22 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य इस पर निर्भर करता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था जो नहीं किया गया, ये सब जानकारी लेंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये लगातार इस तरीके की चीजों की पुनरावृत्तियां हो रही हैं। पेपर लीक और खासकर एनटीए के ऊपर सवाल कई सालों से खड़े हो रहे हैं। बात वही है, क्या कारण है जो लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं? क्या कारण है कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही हैं? इन सब बातों को हम लोग संज्ञान में लेकर उस पर चर्चा करके सर्वसम्मति से जो हम लोगों का मत होगा वो देंगे। मुझे तो इस बात का दुख है कि जो रिकमेंडेशंस हमने दी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रूप से संसद में रखी थी, और जो अपेक्षा करते थे कि एनटीए और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात को संज्ञान में लेंगे, वो नहीं हो पाया। और ये भी है कि राधाकृष्णन जी की जो रिपोर्ट थी वो भी कितनी लागू की गई, इस पर भी हम लोग जानकारी लेंगे। अकोला के रामदास पेट स्थित सिटी अस्पताल के सीसीयू में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, जहां अस्पताल में भर्ती मरीजों को बिना किसी देरी के सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं सभी मरीजों को अलग अलग हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया गया। साथ ही जिलाधिकारी, जिला एसपी सहित मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने स्थिति का जायजा लिया और हर संभव सहायता प्रदान करने का भी भरोसा दिया। सिटी हॉस्पिटल में 1:45 के दरमियान आग लगने की मालूमात रामदासपेट पुलिस स्टेशन को मिली। जैसी इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद रामदासपेट पुलिस स्टेशन के पीआई प्रभारी अधिकारी खंडारे और उनका पूरा स्टाफ स्पॉट की तरफ रवाना हुआ। दरमियान जो फायर ब्रिगेड है उनको कॉल करके फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर बुलाई गई। ये आग जो लगी उसमें शॉर्ट सर्किट होने की पूरी संभावना है। जहाँ पर मैंने स्पॉट विजिट किया वहाँ पर एसी और उसकी कुछ वायरिंग में स्पार्कल होने की वजह से वो आग लगी, ऐसी मालूमात है। टोटल 18 पेशेंट्स थे हॉस्पिटल में। 18 के 18 पेशेंट्स को निरामय हॉस्पिटल और केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। सभी जो पेशेंट्स हैं अभी सुरक्षित होने की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स ने दी है यहाँ पर। और बाकी जो अभी तपास है आगे, जो तपास की आग क्यों लगी, क्यों नहीं लगी, मतलब क्यों लगी, उसका रीज़न क्या है, तो एमएससीबी की तरफ से हम इसका एक रिपोर्ट लेकर बाकी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी ऑन करेंगे। सर, अभी गर्मी चल रही है और काफ़ी शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो अदर हॉस्पिटल के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी हॉस्पिटल के लिए मैं मैसेज इतना ही देना चाहूँगा कि जो अपने पेशेंट्स हैं उनके लिए इवैक्यूएशन प्लान उनका तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसी कुछ घटना घटती है, फायर की घटना घटती है, तो बेसिक जो इक्विपमेंट्स है, फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर सोर्स है, वाटर का जो फायर ब्रिगेड है उनके नंबर उनके पास होने चाहिए, पुलिस स्टेशन के नंबर उनके पास होने चाहिए। तो जो फर्स्ट एड बोल सकते हैं हम उसको, वो फर्स्ट एड फायर के बाद जो लगने वाला है वो सब उनके पास होना चाहिए। इसमें एक बेसिक एक्सपेक्टेशन रखना हूँ। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की,
आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।